हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हमारा लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 10 होने वाला है जेई एक्सप्रेसवे सीरीज का। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं यार, उनको मैं बता दूं कि सीरीज में हम पूरी फिजिक्स की थ्योरी कर रहे हैं फ्रॉम जीरो टू एडवांस। और इसके साथ साथ हम एरोडोव के सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि तुम्हारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए एडवांस लेवल पर। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो स्टार्ट करते हैं अपने होमवर्क क्वेश्चन के साथ, जो कि था तुम्हारा एरोडोव का क्वेश्चन नंबर 1.78। तो आओ देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है, इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर द masses ऑफ द wedge कैपिटल M एंड द बॉडी स्मॉल m आर known. द appreciable फ्रिक्शन exists between ओनली बिटवीन द वेज एंड स्मॉल m. तो इस व्हाइट सरफेस से, जो हमने व्हाइट कलर सरफेस दिखाई है, केवल इसी सरफेस पर फ्रिक्शन है, बाकी और कहीं पर भी फ्रिक्शन नहीं है। द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बीइंग इक्वल टू k, द masses ऑफ द पुली एंड थ्रेड्स आर नेग्लिजिबल। ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी स्मॉल m बताना है रिलेटिव टू दिस सरफेस, यानी कि ग्राउंड फ्रेम में बेसिकली एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m बताना है। तो पहले एक बार देखते हैं कि मोटा मोटा कोशिश करते हैं कि होगा क्या। होगा ये कि चलो इस पर इसका वेट इस तरीके से mg एक्ट करेगा। यहाँ टेंशन आएगा, तो जो टेंशन यहाँ आएगा यही यहाँ पर आएगा, यही यहाँ पर आएगा, यही यहाँ पर आएगा और यही यहाँ पर आएगा। तो एक टेंडेंसी बनेगी बेसिकली, ये जो तुम्हारा स्मॉल एम वाला रॉड है इसकी नीचे जाने की एक टेंडेंसी बनेगी इस तरीके से। सपोज ये कुछ ए स्मॉल एम एक्सेलरेशन से ग्राउंड फ्रेम में नीचे जा रहा है। और जब इसकी ये टेंडेंसी बनेगी, तो क्योंकि ये धागा ये पुलिस से अटैच है और इस पर एक ये टी फोर्स एक्ट कर रही है, तो इसकी इधर जाने की टेंडेंसी बनेगी जो वेज है तुम्हारा। और उसका एक्सेलरेशन मैंने सपोज मान लिया कैपिटल है। अब पूरे एनालिसिस करते हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इस रॉड की एफबीडी बना के देखते हैं। तो ठीक है यार। तो ये है तुम्हारी रॉड, है ना। मास है इसका स्मॉल एम। ठीक है। तो इस पर एक तो इसका वेट लगेगा mg। दूसरा इस पर ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है। ठीक है, ये दो फोर्सेस तो क्लियरली दिख रहा है। इसके बाद क्या होगा, तुम खुद देखो। जब इसकी इधर जाने की टेंडेंसी है, तो यहाँ से एक नॉर्मल एक्ट करेगा, इस कांटेक्ट पर एक नॉर्मल एक्ट करेगा। तो वो एक नॉर्मल फोर्स हो गया, उसको दिखा लेते हैं यहाँ पर। और हमने बोला इसका नीचे की तरफ ए स्मॉल एम एक्सेलरेशन है, तो फ्रिक्शन इसको अपोज करना चाहेगा। और वो भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर चलेगा। अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसको मैं म्यू नॉर्मल बोल सकता हूँ, जो कि तुम्हारा फ्रिक्शन है। ठीक है। तो ये हो गया। ठीक है। अब इसके बाद तो ये इस पे सारे फोर्सेस हमने दिखा लिया और इस पर कोई फोर्स है नहीं। अब हम बात करते हैं इस वेज की। तो वेज को बना लेते हैं। बेसिकली इस तरीके का कुछ तुम्हारा वेज है, जिसका मास है कैपिटल है। एक चीज ध्यान रखने वाली है कि ये जो ये वाला पुली था ना, ये इससे ही अटैच्ड है। इस पर एक ये स्ट्रिंग ऊपर से आ रही है और एक ये स्ट्रिंग आगे जा रही है। तो ये जो पुली है तुम्हारा, ये बेसिकली इस वेज से ही अटैच्ड है। ये यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। तो चलो अब इसका एनालिसिस करते हैं। तो इस पर एक तो लगेगा इसका वेट कैपिटल एम जी, प्लस वही नॉर्मल जो वहां लग रहा था वो इस पर यहाँ से ऐसे लग जाएगा। ये हो गया। एक ये टेंशन था इस पर, और एक ये टेंशन था। ठीक है। ये हो गया। और उसके अलावा यहाँ पर लगने वाला जो फ्रिक्शन था, वो इधर भी लगेगा, है ना। जो फ्रिक्शन उस पे ऊपर लग रहा था, इसको नीचे अपोज करेगा इस तरीके से। ठीक है। खैर, इस वर्टिकल डायरेक्शन की फोर्सेस से हमें लेना देना नहीं है, तो इनको तुम इग्नोर कर सकते हो बेसिकली, इसको फ्रिक्शन को, इस टेंशन को, वेट को। तो अभी हम बेसिकली, अगर हम यहाँ से इस डायरेक्शन में इक्वेशन लिखना चाह रहे हो, इस एक्सेलरेशन ए कैपिटल एम हमने माना हुआ, इस डायरेक्शन में इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं, तो हम लिखेंगे टेंशन माइनस नॉर्मल। ये देखो दो फोर्सेस हैं, इक्वल टू कैपिटल एम ए कैपिटल एम। ठीक। ये हो गया। यहां से तुम इक्वेशन लिख सकते हो, इसमें एक्स डायरेक्शन में केवल एक ही फोर्स है, तो एन इज इक्वल टू स्मॉल एम टाइम्स ए ऑफ स्मॉल एम। ठीक है, ये हमने लिख लिया। उसके अलावा ये लिख सकते हो, सॉरी, हाँ ठीक है, ये हो गया, है ना। ये जो ए ऑफ स्मॉल एम है बेसिकली, एक मिनट रुक जाएगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। एक काम करते हैं ना, इसको हम सूडो फोर्स से करते हैं, है ना। तो सपोज मैं इसको रेस्ट पे मान लेता हूँ, तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो इसको अगर मैंने रेस्ट पे मान लिया, तो इस पर ये जो नॉर्मल फोर्स है, ये तो नहीं लगेगा क्योंकि अभी रेस्ट पर है, तो फिर नॉर्मल काय का, है ना।
बट एक स्यूडो फोर्स आएगा जो कि होगा जिसको देख रहे हैं उसका मास और जहां से देख रहे हैं उसका एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से एक स्यूडो फोर्स लगेगा इस पर, तो ये हो जाएगा जिसको देख रहे हैं उसका मास और जहां से देख रहा है उसका एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया, और इसके बाद अब इसकी वजह से नॉर्मल आएगा जो कि इसको बैलेंस करेगा। तो यहाँ से तुम बोल सकते हो कि नॉर्मल इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू ए ऑफ कैपिटल एम। ठीक है, ये एक चीज आ गई तुम्हारे पास। ठीक है, ये हमने इसके एनालिसिस के लिए किया। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम ऐसे ही जा रहे हैं, ठीक है, कि ये मूव कर रहा है तो हम इसके लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, ये बेसिकली हमने इसको हमने देख लिया इसके रिस्पेक्ट में, वेज के रिस्पेक्ट में हमने रॉड को देख लिया। तो हमें ये स्यूडो फोर्स आ जाएगी हमारी, इसको मैं लिख भी देता हूँ चलो ऐसे करके कि ये तुम्हारी स्यूडो फोर्स है। ठीक है, ये वाली, क्योंकि बेसिकली क्या जो हम एनालिसिस कर रहे हैं वो हम बेसिकली वेज पर बैठ के कर रहे हैं। तो वेज पर बैठकर हम इस पे स्यूडो फोर्स लगाएंगे, तो जिसको देख रहे हैं उसका मास यानी कि ये, और जहां से देख रहे हैं उसका एक्सेलरेशन यानी कि कैपिटल एम का एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा। और फिर इसको बैलेंस करने के लिए इधर से ये नॉर्मल आ जाएगा, तो नॉर्मल की वैल्यू हमने ये ली। ठीक, अब ये गलत है। तो ये हमने यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी हुई थी एक्चुअली। यहाँ पर जरा हम ये नॉर्मल की वैल्यू रख के देख लेते हैं, स्मॉल एम इंटू ए ऑफ कैपिटल एम। तो टेंशन माइनस स्मॉल एम इंटू ए ऑफ कैपिटल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम ए ऑफ कैपिटल एम। तो ये एक इक्वेशन अपने पास आ गई। दूसरा, अब हम इसमें जरा वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लिखते हैं, तो हम लिखेंगे एम जी माइनस टेंशन माइनस फ्रिक्शन। ठीक है, एम जी माइनस टेंशन माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू स्मॉल एम ए स्मॉल एम। ठीक है, तो ये लिखते हैं। तो एम जी माइनस टेंशन माइनस फ्रिक्शन को म्यू नॉर्मल लिखा था, इक्वल्स टू स्मॉल एम ए स्मॉल एम। ठीक है, जरा ये नॉर्मल की वैल्यू रख दो यार, एम जी माइनस टेंशन माइनस म्यू। नॉर्मल की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी हुई है ना, स्मॉल एम इंटू ए ऑफ कैपिटल एम। स्मॉल एम इंटू ए ऑफ कैपिटल एम इज इक्वल टू एम इंटू ए ऑफ स्मॉल एम। ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन नंबर 2। अभी तुम्हारे पास दो इक्वेशन है बेसिकली, ये जो 1 और 2 से मैंने लिखी हुई है। अननोन क्या है, स्मॉल, ये कैपिटल टी। ठीक है, ए स्मॉल ए कैपिटल एम और ए स्मॉल एम। तो 2 इक्वेशन 3 अननोन है। तीसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी भाई, कंस्ट्रेंट। तो अब आओ इसमें कंस्ट्रेंट लगाने की कोशिश करते हैं। एक काम करते हैं, फिगर को नीचे ले लेते हैं, ठीक है। तो इस फिगर को नीचे ले लेते हैं यहाँ पर, ये रहा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा फिगर। अब इसमें कंस्ट्रेंट लगाते हैं, ठीक है। जरा ये फोर्सेस में थोड़ी बहुत हटा देता हूँ, यहाँ से हट जाए तो। हाँ, तो आओ इस पे कंस्ट्रेंट लगा के देखते हैं। तो हम बेसिकली यहाँ बैठ जाते हैं, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ बैठोगे, इस लेंथ को सपोज मैंने बोल दिया कुछ एक्स, और इसको मैंने बोल दिया वाई। सॉरी, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा ना पूरा टाइम, तो इसको मैंने बोल दिया के, और इसको मैंने बोल दिया वाई। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक वाली लेंथ को। तो अब अगर हम पूरी स्ट्रिंग की लेंथ देखें, तो ये वाली जो पूरी स्ट्रिंग है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक, तो वो हो जाएगी एक्स प्लस के प्लस वाई। ठीक है, मानते हो ये बात। तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स प्लस के प्लस वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। डिफरेंशिएट कर दो भाई। तो डबल डिफरेंशिएट ही कर रहा हूँ सीधे। तो जो एक्स को डबल डिफरेंशिएट करके मिलेगा वो हमें इसका एक्सेलरेशन बेसिकली मिलेगा, तो हम लिख सकते हैं ए ऑफ स्मॉल एम। और ये के चेंज हो नहीं रहा, तो ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, प्लस ये जो y का है ना, ये बेसिकली क्या देगा, जैसे जो इसका रेट ऑफ चेंज है, मतलब जो इसका रेट ऑफ चेंज है डबल डिफरेंशिएट करके जो आएगा, तो वो बेसिकली इस पुली का एक्सेलरेशन होगा, और जो पुली का एक्सेलरेशन है वो बेसिकली कैपिटल एम का एक्सेलरेशन है। तो ए ऑफ कैपिटल एम देगा बेसिकली ये, है ना। ये हो जाएगा तुम्हारा 0। अब बेसिकली यहाँ पे प्लस नहीं होना चाहिए था, क्यों, क्योंकि अगर ये x बढ़ेगा तो y घटेगा, तो इसलिए यहाँ पर एक ये माइनस साइन आ जाएगा, बस।
तो ए ऑफ स्मॉल एम तुम्हारा ए ऑफ कैपिटल एम के बराबर यहाँ से आ जाएगा। बस यही था। ये अपने पास आ गई थर्ड इक्वेशन। अब जरा वो दोनों इक्वेशन ले आते हैं, ये 1 और 2, तो इनको नीचे ले चलते हैं और इनमें अब हम ये चीज पुट कर लेंगे कि ए ऑफ स्मॉल एम ए ऑफ कैपिटल एम के बराबर है। ठीक है, ये हो गई अपने पास इक्वेशन। ये बीच वाली हटा रहा हूँ, इसका काम नहीं है। ठीक है, तो अब इन दोनों को जरा लिखते हैं। इसको लिखूंगा मैं टी माइनस, बेसिकली ए ऑफ स्मॉल एम के टर्म्स में लिख लेता हूँ, एम ए स्मॉल एम इज इक्वल टू एम ए स्मॉल एम। यहाँ से लिखोगे एम जी माइनस टेंशन माइनस, ये म्यू बेसिकली के था, ठीक है, इसको के कर लेना, वहां पे बुक में जो दिया वही लेके चलते हैं, के एम ए ऑफ स्मॉल एम इज इक्वल टू एम ए ऑफ स्मॉल एम। तो ये हो गई। अब जरा इन दोनों को ऐड कर दो सीधे सीधे, है ना। ऐड करोगे तो ये टेंशन और टेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा। अब तुम्हारे पास बचेगा एम जी माइनस के एम ए स्मॉल एम माइनस एम ए स्मॉल एम इज इक्वल टू एम ए स्मॉल एम प्लस स्मॉल एम ए स्मॉल। ठीक है, ये हो गया। तो ए स्मॉल एम वाले सारे टर्म्स एक तरफ ले जाओ, ठीक है, तो एम जी इधर रह जाएगा, उधर आएगा तुम्हारे पास के एम ए स्मॉल एम प्लस एम ए स्मॉल एम प्लस एम ए स्मॉल एम प्लस स्मॉल एम ए स्मॉल एम। ए स्मॉल एम कैपिटल ले लो, अंदर बचेगा तुम्हारे पास के एम प्लस 2 स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, हो जाएगा तुम्हारा एम जी के बराबर। एम भी कॉमन ले लोगे अगर तो ये हो जाएगा जी इज इक्वल टू ए स्मॉल एम, एम से डिवाइड कर रहा हूँ दोनों साइड, अंदर बचेगा के प्लस 2 प्लस कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम। तो ये आ जाएगा तुम्हारा ए ऑफ स्मॉल एम। ठीक है, ये कितना आएगा तुम्हारा जी अपॉन के प्लस 2 प्लस एम बाय एम। ठीक है ना। ठीक है, बट क्या ये ग्राउंड फ्रेम वाला है? क्या ये ग्राउंड फ्रेम जो हमें चाहिए था वो आंसर है? ये आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो हमने जो निकाला ये बेसिकली ये वाई डायरेक्शन में है ना। ये वाला एक्सेलरेशन अगर तुम ध्यान से देखो तो हमने ये जो नीचे माना था ये निकाला है। बट बेसिकली हमने यहाँ पर ये मानते हुए निकाला था कि हमारा वेज रेस्ट पर है। अगर वेज रेस्ट पर नहीं होता तो इसके पास जो है ये सूडो फोर्स वाली चीज नहीं होती, तो वेज रेस्ट पर लेके माना था। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, एक तो ये ए स्मॉल एम होगा प्लस इसके बाद एक एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा जो कि तुम्हारे ए कैपिटल एम के बराबर होगा। ठीक है, तो बेसिकली इसका एक्सेलरेशन कैसा दिखेगा वो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ नीचे। इसका जो एक्सेलरेशन होगा, तो एक तो होगा इसके बाद ये ए स्मॉल एम। ग्राउंड फ्रेम में अगर हम बात करें, वेज के फ्रेम में केवल यही है। अब ग्राउंड फ्रेम में अगर हम बात करेंगे तो हम जो है इस पे वेज का एक्सेलरेशन ऐड करेंगे जो कि हो जाएगा ये ए कैपिटल एम। ये तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है, इसका रिजल्टेंट। तो इसका मैग्नीट्यूड पूछेगा, तो ए कैपिटल एम हमें निकालना पड़ेगा। तो ए कैपिटल एम क्या है? बेसिकली ए कैपिटल एम और ए स्मॉल एम बराबर है, तो इसको मैं कुछ ऐसा भी कह सकता हूँ कि ये ए स्मॉल एम हो गया और ये तुम्हारा ए स्मॉल एम हो गया। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट आएगा कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक है, जो कि होगा इन दोनों से 45 डिग्री पर, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए स्मॉल एम रूट। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, वो हो जाएगा तुम्हारा √2g फॉर के प्लस 2 प्लस एम बाय स्मॉल एम। के प्लस 2 प्लस एम बाय स्मॉल एम, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। एक बार चेक भी कर लेते हैं, बस बुक यहीं पे पड़ी होगी। ठीक है, बाकी मेरे ख्याल से यही आंसर है। 78 क्वेश्चन नंबर था ना। ठीक है, लेट मी चेक। हाँ ठीक है, तो सही आंसर है हमारा एकदम। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही सारी चीजें थी। एक बार फिर से मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरे क्वेश्चन में क्या क्या था, और उसके बाद अगर तुमसे खुद से हो गया ना तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ था तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में यही बोल रहा था कि इस तरीके का अरेंजमेंट है, सारा कुछ दिया हुआ था और तुम्हें यहाँ पे ये दिया था कि केवल एम और स्मॉल एम के बीच में ही फ्रिक्शन है। ठीक है, खैर इसको बिना स्यूडो फोर्स के भी जा सकते थे हम, बट वो थोड़ा सा लेंथी मेथड होता। पहले मैं सोच रहा था वैसे ही कराने को, बट स्यूडो फोर्स से इजिली हो गया तो वो कर लेते हैं ना। ठीक है, तो ये हो गया। तो हमने पहले एफबीडी बनाया इस तरीके से सूडो को दिखा के, फिर हमने एक इक्वेशन लिखी, फिर हमने इसके लिए इक्वेशन लिखी। अब यहाँ पर पॉइंट पकड़ने वाला क्या था
कि गलती क्या होती है कि हम बेसिकली ये टी इग्नोर कर देते हैं कई बार। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये इसी पर जुड़ा हुआ है ना, तो ये इसी टी की वजह से तो ये पूरा ब्लॉक आके बढ़ेगा। तो ये वाली इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे लिखी। टी माइनस, इधर से एक नॉर्मल था, ये नॉर्मल मैं यहाँ पे लिखना भूल गया क्या? एक मिनट, यहाँ बना के दिखा देता हूँ, ये रहा। तो टी माइनस नॉर्मल, ये शायद रिलीज हो गया होगा इस तरीके से। और ये हो गया तुम्हारे पास एक इक्वेशन। ठीक है। और इस तरीके से हमने फिर दो इक्वेशन लिखी, फिर हमने यहाँ से ये कंस्ट्रेंट लगाया। कंस्ट्रेंट तो अब तक समझ ही गए होगे, ये वाली लेंथ कांस्टेंट है, फिर एक्स और वाई में इस तरीके से रिलेशन निकाला। ये अपने को यहाँ से ये वैल्यू मिल गई। फिर ये यहाँ से थ्री क्वेश्चन थ्री अननोन से सॉल्व करते करते फिर हम ये ले आए। फिर उसके बाद ध्यान ये रखना है कि ये जो हमने ए स्मॉल एन निकाला है, ये बेसिकली उस रॉड का नीचे की तरफ एक्सेलरेशन था। और ये हमने तब माना है जब हमने इस वेज को रेस्ट पे माना है। और अगर हम ग्राउंड फ्रेम से बात करें तो वेज रेस्ट पर नहीं है, तो वेज का जो एक्सेलरेशन ए कैपिटल एम है, क्योंकि ए स्मॉल एन के बराबर है, वो इसमें ऐड होगा, जो चीज हमने यहाँ पे करी। तो नेट एक्सेलरेशन ये आएगा, ए एम और ए एम ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड के, तो ए एम रूट टू आंसर होना चाहिए। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। तो बस यही था। अच्छा क्वेश्चन था यार ये, अगर खुद से हो गया था तो अच्छी बात है, नहीं तो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो हम वैसे भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ रहे थे। तो हमने ये सब पढ़ लिया, नॉर्मल, फ्रिक्शन, टेंशन, वेट वगैरह। अब हम एक और टाइप की फोर्स है, जो कि एक कॉमन टाइप की फोर्स, जैसे तुम्हें क्वेश्चन में दिख जाएगी। खैर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन वर्क एनर्जी पावर में ज्यादा आते हैं, तो अब मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कौन सी फोर्स की बात हो रही है। तो अब हम बेसिकली स्प्रिंग फोर्स की बात करने वाले हैं, थर्ड आंसर तो स्प्रिंग। तो स्प्रिंग से रिलेटेड देखो ज्यादातर एनर्जी के क्वेश्चन आते हैं। तो वो एनर्जी वाले क्वेश्चन तो वर्क एनर्जी पावर में देखेंगे, बट स्प्रिंग फोर्स कैसे लगता है, क्या होता है और स्प्रिंग क्या होती है, एक बेसिक आइडिया वो तुम्हें यहाँ पर मिलने वाला है। तो देखते हैं यार। तो देखो, बेसिकली स्प्रिंग क्या है, एक इलास्टिक ऑब्जेक्ट है जो कि एनर्जी स्टोर करके रखती है। बेसिकली सपोज इस तरीके का स्प्रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? ये हो गया। अब स्प्रिंग एक ऐसा ऑब्जेक्ट है कि जिसको तुम इस तरीके से एक्सटेंड भी कर सकते हो, या फिर इसको इस तरीके से कंप्रेस भी कर सकते हो। ठीक है। अगर तुम इसको कंप्रेस कर देते हो, सपोज मैंने इसकी लेंथ को कुछ कम कर दिया, ये इस तरीके से, तो मैंने इसको कुछ फोर्स लगा के कंप्रेस किया होगा, है ना? तो बेसिकली ये अपने ओरिजिनल पोजीशन यहाँ इतनी लेंथ पर वापस आना चाहेगी। तो इस पर एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा, जिसकी डायरेक्शन होगी इस तरीके से। एफ एस में इस फोर्स को बोल दे रहा हूँ अभी के लिए। ठीक। अगर मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, सपोज मैंने इसकी लेंथ को ऐसे बढ़ा दिया इस तरीके से, तो अब ये वापस फिर से अपनी एक्चुअल लेंथ पर आना चाहेगी। ठीक है। तो उसके लिए इस पर एक फोर्स लगेगा इस तरीके से। इसकी वैल्यू कितनी है ये अभी हम देखेंगे। ठीक है। ये बेसिकली एक रीस्टोरिंग फोर्स होता है। मतलब अगर मैंने इसको एक्सपैंड किया, खींचा, तो ये स्प्रिंग अपने आप को वापस उसी पोजीशन में लाना चाहेगी। तो तब इस पर इस तरीके का फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। और अगर मैंने इसको दबाया, तो फिर ये वापस फिर से मतलब एक्सपैंड करके और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आना चाहेगी। ठीक है। तो इस तरीके से फोर्स होता है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, कैसे होती है, वो हम देखेंगे। अभी तक इतना समझ में आ रहा होगा कि तुमने प्रैक्टिकली देखा भी होगा कि अगर स्प्रिंग को खींचो तो वापस अपनी नेचुरल लेंथ पे जाना चाहती है, और अगर कंप्रेस कर दो तो भी वो वापस एक्सपैंड होकर अपने नेचुरल लेंथ पर जाना चाहती है। ये होता है। ठीक है। तो स्प्रिंग के बारे में थोड़ी चीज लिख लो। जैसा मैंने कहा कि ये इलास्टिक ऑब्जेक्ट होती है जो कि एनर्जी स्टोर करती है। जब तुमने इसको कंप्रेस किया या इसको एक्सपैंड किया, तो इसमें कुछ एनर्जी स्टोर हुई, तुमने कुछ वर्क किया होगा उसके लिए, और वो उसमें जाके एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है। लेकिन वो जो वापस अपने नेचुरल लेंथ पे आएगी तो वो एनर्जी खत्म हो जाती है। तो लिख सकते हो, स्प्रिंग इज एन इलास्टिक ऑब्जेक्ट विच इज कॉमनली यूज टू स्टोर मैकेनिकल एनर्जी। स्प्रिंग इज एन इलास्टिक ऑब्जेक्ट which is commonly used to store मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। अब इसके बाद, इन मैकेनिक्स स्प्रिंग इज ट्रीटेड एज आइडियल। स्प्रिंग्स आर ट्रीटेड एज आइडियल। तो आइडियल स्प्रिंग का क्या मतलब हुआ? जैसे आइडियल पुली थी, आइडियल स्प्रिंग थी, तो वैसे ही आइडियल स्प्रिंग है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, बता देता हूँ। पहला कि मास ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, स्प्रिंग इज मासलेस, देन फोर्स इज सेम थ्रू आउट द स्प्रिंग, देन फोर्स इज सेम थ्रू आउट द स्प्रिंग। जैसा हमने स्ट्रिंग के केस में भी देखा था, अगर स्प्रिंग स्ट्रिंग का मास होगा तो हर पॉइंट पर टेंशन डिफरेंट होती थी, बट अगर स्प्रिंग खुद स्ट्रिंग मासलेस होती थी तो हर पॉइंट पर टेंशन सेम होती थी। वैसे ही स्प्रिंग के लिए है कि अगर स्प्रिंग मासलेस होगी तो हर पॉइंट पर जो फोर्स होगी, स्प्रिंग फोर्स, वो सेम होगी। अब ये स्प्रिंग फोर्स होती कितनी है, इसके लिए हम सेकंड पॉइंट इसी में लिख रहे हैं कि इट ऑलवेज ओबेज हुक्स लॉ। ये आइडियल स्प्रिंग की निशानी है, हुक्स लॉ। और हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ कहता है एफ स्प्रिंग, मतलब जो स्प्रिंग फोर्स है वो होगा माइनस के एक्स के बराबर। ठीक है, माइनस के एक्स है ना। तो बेसिकली डायरेक्शन तो मैंने तुम्हें समझा दिया था कि अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो इस तरीके से और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इस तरीके से। बट अब इसकी वैल्यू होगी माइनस के एक्स, वेयर ये एक्स जो है तुम्हारा ये होगा एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन लेंथ, है ना। तो सपोज जैसे ऊपर वाले केस में हम देख लें, इसको मैं बोलता हूँ कि कुछ इसकी लेंथ थी एक्स नॉट, है ना। इस एक्स नॉट लेंथ से हमने, एक मिनट रुको, इसको यहाँ तक थी ना इस तरीके से, एक्स नॉट लेंथ से अगर हमने इसको कुछ वैल्यू एक्सपैंड किया, सपोज मैंने वाई बोल दिया, तो इसका स्प्रिंग फोर्स होगा एफ एस इक्वल टू के वाई, क्योंकि एक्सपैंडेड लेंथ के वाई है। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ, डायरेक्शन तुमने देख ली। ठीक है, और सपोज इसको मैंने कुछ यहाँ से जेड लेंथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, ये स्प्रिंग फोर्स हो जाएगी के जेड, जिसमें इसका, और के क्या है ना, के जो है, के है तुम्हारा स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट जो है ये होता है इनबिल्ट प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रिंग, जो इनबिल्ट प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रिंग जो कि तुम्हें हर बार क्वेश्चन में गिवन होगा। ये स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होती है, डिफरेंट स्प्रिंग के लिए डिफरेंट हो सकती है। इनबिल्ट प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रिंग, ये हो गया। और अब ये माइनस क्यों लगाया हमने, माइनस का मतलब है कि ये एक रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स है। यानी कि अगर हमने एक्सपैंड किया तो ये इधर लगेगी। बेसिकली अगर y पॉजिटिव है, बेसिकली ये y अगर मैं इसको जीरो मान लूं, तो बेसिकली यहाँ से इसका स्प्रिंग का कोऑर्डिनेट पहले इनिशियली जीरो पर था, इस वाले में y पर गया, बेसिकली ये पॉजिटिव है, तो स्प्रिंग का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन किधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है। तो इसलिए इसका जो स्प्रिंग फोर्स, जैसे तो ये मैग्नीट्यूड लिखा है, बट हम इसकी स्प्रिंग फोर्स अगर लिखेंगे तो माइनस के वाई लिखेंगे, अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं तो इस हिसाब से तुम्हें समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होगा कि इसका, ये तो नेगेटिव में गया, ठीक है, तो स्प्रिंग का डायरेक्शन बिल्कुल इसका उल्टा है, इसलिए माइनस हमने लगाया। मैग्नीट्यूड होगा के जेड और डायरेक्शन ऐसे दिख रहा है। ठीक है, तो माइनस बेसिकली इसलिए है कि ये दिखा रहा है कि रिस्टोरिंग फोर्स, अगर कंप्रेस करेंगे, ऐसे कम किया, तो स्प्रिंग फोर्स उसको एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा तो उल्टा लगेगा। ठीक है, एक्सपैंड किया तो स्प्रिंग फोर्स को वापस लाने की कोशिश करेगा तो फिर उल्टा लगेगा। तो इसलिए ये बस इतना दिखा रहा है कि ये एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, और ये इस तरह की रिस्टोरिंग फोर्स है। तो ये है तुम्हारा हुक्स लॉ। और यही है, मतलब बेसिकली ये पता होना चाहिए कि हुक्स लॉ कैसे वर्क करता है। बेसिकली ये चीज अगर तुम्हें पता है तो फोर्स से रिलेटेड तुम सारे क्वेश्चन कर लो। ये है मेन पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक चीज और, कि ये जो के है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ स्प्रिंग से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट तुम्हें ध्यान रखना है, स्प्रिंग एक्सर्ट्स फोर्स ऑन कनेक्टेड ऑब्जेक्ट, मतलब बेसिकली वो जो एंड है वहां पर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट अगर मैं जैसे ब्लॉक कनेक्ट कर दिया तो उस पर फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा। तो स्प्रिंग एक्सर्ट्स फोर्स ऑन कनेक्टेड ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन इट इज इन डिफॉर्म्ड स्टेट। डिफॉर्म्ड स्टेट का क्या मतलब हुआ, बेसिकली या तो वो एक्सपैंडेड हो
या तो वो कॉन्ट्रैक्टेड हो। बेसिकली यहाँ पर ये स्प्रिंग को हमने नेचुरल लेंथ से बढ़ा दिया है तो इसलिए इस तरह की फोर्स लग रही है। यहाँ पे हमने इसको कंप्रेस कर दिया है तो इस तरह की फोर्स लग रही है। बट अगर ये नेचुरल लेंथ पर है तो यहाँ पर कोई फोर्स नहीं होगा, तो इस केस में तुम्हारा जो फोर्स होगा वो जीरो होगा। ठीक है, इस समय स्प्रिंग कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा। तो ये एक पॉइंट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट ये है कि सपोज इस तरीके से ये कोई एक सीलिंग है। ठीक है, इस पर ये हमने एक लगा दिया इस तरीके का स्प्रिंग बैलेंस। बेसिकली स्प्रिंग बैलेंस क्या करता है, वेट मेजरमेंट का काम करता है। बेसिकली अभी तुम समझो कि ये एक स्प्रिंग है। इस तरीके से हमने एक ये स्प्रिंग लगा रखी है जो कि स्प्रिंग बैलेंस है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक ऐसे स्मॉल एम मास का ब्लॉक लगा रखा है। इस तरीके का हमारा सिस्टम है। अगर अब मैं इसकी एफबीडी बनाऊं तो मैं कहूंगा यहाँ से एक एमजी लग रहा है, इस पर एक ये टेंशन है, इस स्प्रिंग पर भी इस तरफ से टेंशन लगेगा, इस तरफ से भी टेंशन लगेगा, जो इस वॉल पर भी टेंशन लगेगा। ठीक है, ये बेसिकली इसका वेट देता है। तो ये बेसिकली क्या वैल्यू देगा, जो इसकी रीडिंग होगी ना, रीडिंग वो होगी टी, है ना। टी क्यों, जबकि इस पर इस तरफ से टी फोर्स लग रहा है, इस तरफ से भी टी फोर्स लग रहा है, तो आप बोलोगे नेट फोर्स जीरो है। बट ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो फोर्स है ये बैलेंसिंग फोर्स है, और ये इसका जो है मतलब ये जो है ये सपोर्टिंग फोर्स है, और ये है जो रीडिंग दे रहा है। ठीक है, बेसिकली ये सपोर्ट है। ठीक है, और ये जो है ये रीडिंग है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम कि टी की वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर, के एक्स के बराबर। और इस ब्लॉक से हम लिख सकते हैं टी की वैल्यू हो जाएगी एम जी के बराबर। यहाँ से टी को एलिमिनेट कर दिया तो हम लिख सकते हैं के एक्स इक्वल टू एम जी। और इससे तुम एक्स वगैरह निकाल सकते हो जो भी चीजें चाहिए होंगी। ठीक है, ये समझ में आया कि जो के एक्स है स्प्रिंग फोर्स वो टी के बराबर होगा। अब इसको कई लोग ये भी ऐसे भी समझते हैं कि भाई अगर मैं इसको रोक दूं तो इधर ये टू टी हो जाएगा, टू टी ऐसे, ये सब बेवकूफी मत करना। ठीक है, दोनों साइड सेम फोर्स लग रहा है इस केस में। ठीक है, बट ये वाला सपोर्ट का काम कर रहा है और ये वाला रीडिंग का काम कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने बोला था कि के लेंथ या प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो कैसे होता है वो देख लेते हैं। सपोज ये एक वॉल है। ठीक है, इस पर एक स्प्रिंग लगी थी। ठीक है, ये इस तरीके से, और इस पर हमने यहाँ पर एक एफ फोर्स लगाया हुआ है। ठीक है, ये इस टाइप से, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के ए, और इसका लेंथ है एक्स ए। ठीक है, एक और स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के बी, इसका एक्सपेंशन हो गया था बहुत एक्स बी, मतलब ये नेचुरल लेंथ पर नहीं, ये बात समझ में आ रही होगी तुम्हें। ठीक है, और इस पर भी हमने लगाया हुआ सेम फोर्स एफ। तो इस एफ की वैल्यू मैं ऊपर से लिख सकता हूँ के ए इंटू एक्स ए, और नीचे से लिख सकता हूँ के बी इंटू एक्स बी। तो यहाँ से मैं सिंपली लिख सकता हूँ कि फॉर सेम फोर्स के ए बाय एक्स ए, के ए बाई के बी इज इक्वल टू एक्स बी बाई एक्स ए। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन के जो भी लेंथ है उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्प्रिंग कांस्टेंट, सेम फोर्स के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इस पर, इतने पार्ट पर। ठीक है, इसका देखो ऐसे क्वेश्चंस कम आते हैं, एडवांस में मिलेंगे तुम्हें, मेन में कम मिलेंगे। बट ये स्प्रिंग फोर्स कैसे लगता है तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि आगे वर्क एनर्जी पावर में भी इसका यूज आएगा, जहां पर हम स्प्रिंग की एनर्जी वगैरह लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। इस तरीके से एक वॉल है, यहाँ पर एक इस तरीके से स्प्रिंग लगी है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 2K। ठीक है, इस तरीके से ये है एक पुली जो कि यहाँ पर ऐसे फिक्स्ड है, फिक्स्ड पुली है। ठीक है, इससे यहाँ पर एक ये 2M मास का ब्लॉक लगा है। ठीक है, फिर यहाँ से ये एक और स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K, और इसमें M मास का ब्लॉक लगा है।
ठीक है। अब तुमसे पूछ रहा है कि अगर ये स्प्रिंग x1 कांस्टेंट एक्सपैंड हुई, एक्सपैंड होगी तो समझ में आ रहा है, ये कुछ x2 एक्सपैंड होगी, इसको मैंने लिख रहा हूँ। अगर ये x1 एक्सपैंड हुई तो इस x1 का वैल्यू बताना है तुम्हें कि कितना एक्सपैंड हुई ये वाली। तो चलो देखते हैं। तो पहले वीडियो बनाना चालू करते हैं। तो इस ब्लॉक पर आते हैं, तो इस पर हमने लिखा ये हो गया इसका mg, ये हो गया टेंशन। ठीक है, ये हो गया। अब जब ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तब के लिए एक्सपेंशन पूछा है, तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो एक चीज तो सामने साफ साफ लिख सकते हो कि mg इक्वल टू टेंशन बराबर हो जाएगा। इस ब्लॉक के लिए मैं सीधे सीधे इक्वेशन लिख देता हूँ कि mg इक्वल टू टेंशन। ठीक है भाई। अब इस स्प्रिंग पर आओ, ये हो गया टेंशन, ये भी हो गया टेंशन। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, के। तो टी इक्वल टू के, इसका एक्सपेंशन मैं कुछ x2 मान ले रहा हूँ तो x2 बोल देता हूँ। ठीक है, तो के x2 हो जाएगा। ठीक है। अब ये 2m वाले ब्लॉक पर आते हैं, तो इस पर नीचे की तरफ इस तरीके से लग रहा होगा टी। ठीक है। उसके अलावा इस पर एक फोर्स और लग रहा होगा, ये यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ 2 mg इसका वेट। और इस ऊपर वाले टेंशन को मैं सपोज बोल रहा हूँ टी डैश। ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 2 mg प्लस टी इक्वल टू, सॉरी, प्लस टी। ये ठीक है। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? हाँ, 2 mg प्लस टी डैश इक्वल टू टी। ठीक है, ये मैं बोल सकता हूँ क्योंकि ऊपर नीचे टेंशन अलग है। ये इस ब्लॉक, सॉरी, 2 mg प्लस टी इक्वल टू टी डैश गलत लिख दिया। इस ब्लॉक के लिए मैंने लिखा है। ठीक है। और अब ये लास्ट, यहाँ पर मैं फिर से व्हाइट कलर चलो यूज कर लेता हूँ। इस पर लगेगा टी डैश, ये समझ में आ ही रहा होगा क्योंकि यहाँ पर टी डैश है ये पूरे फिलिप है। ठीक है। तो टी डैश इक्वल टू, और यहाँ पर फिर ये टी डैश ही होगा। ठीक है। तो टी डैश इक्वल टू 2 के x1, ये आखिरी इक्वेशन। हमें बेसिकली x1 निकालना है, तो इक्वेशन कितनी अननोन कितने ये देख लो पहले। तो यहाँ पर अननोन है टी, यहाँ पर अननोन है x2, एक्स्ट्रा एक और मतलब टी तो है ही है। यहाँ पर अननोन है टी डैश, एक और अननोन। ठीक है। और यहाँ पर फिर वही है। ठीक है। तो ये बेसिकली ठीक है, बट यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर x1। तो फोर इक्वेशन, फोर अननोन। ठीक है, अपने को बेसिकली x1 चाहिए, तो सबसे पहले तो t को हटाते हैं। तो यहाँ से इन दोनों से मैं लिख लेता हूँ mg इक्वल टू के x2। ठीक है, ये खत्म। यहाँ से टेंशन की वैल्यू अगर मैं mg रख दूँ तो इसको मैं लिखता हूँ 2 mg प्लस mg इज इक्वल टू टी डैश, यानी कि 3 mg इज इक्वल टू टी डैश। ये एक चीज आ गई। और इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ टी डैश इक्वल टू, क्या था, 2 के x1। तो टी डैश की वैल्यू 3 mg रख देता हूँ, तो 3 mg इक्वल टू 2 के x1। तो x1 की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 3 mg/2 के। तो यही अपने को चाहिए था, ये आंसर है। अब तुम सोचोगे कि फिर ये वाला हमने क्यों किया, ये mg इक्वल टू के x2। ये बेसिकली इसलिए किया कि अगर x2 भी चाहिए हो तो वो तुम mg/k सीधे लिख सकते हो। x2 पूछा नहीं था बट x2 भी निकल गया है इस तरीके से। तो इस तरीके से सारी चीजें इसमें सॉल्व होती है। मेन पॉइंट ध्यान रखने वाला ये है कि तुम ये बेवकूफी मत करना कि जो है इसमें फोर्स लिखते वक्त हमेशा बस ध्यान रखना कि एक फोर्स इसको, जो दोनों साइड फोर्स सेम ही है, तो एक इसको सपोर्ट दे रहा है और दूसरा इसको रीडिंग दे रहा है। ठीक है। इसी तरीके से हम t इक्वल टू के x2 लिखेंगे, ऐसे ही हमने यहाँ वाले पे t डैश इक्वल टू 2 के x1 लिखा था। ठीक है। बस इस तरीके से सारे क्वेश्चन स्प्रिंग पे हो जाते हैं और इसमें कुछ खास नहीं है, स्प्रिंग फोर्स कैसे लिखते हैं बस यही तुम्हें आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम इसमें कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग यूज करते हैं, तो उनको और समझ लो, फिर स्प्रिंग की थ्योरी तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद की सारी थ्योरी स्प्रिंग की हम वर्क एनर्जी पावर के टाइम पर। तो हेडिंग डाल सकते हो कॉमनली यूज कॉम्बिनेशन इन स्प्रिंग। कॉमनली यूज कॉम्बिनेशन इन स्प्रिंग्स। तो इसमें पहला है तुम्हारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ, देखते हैं। तो बेसिकली सपोज ये इस तरह की वॉल है। ठीक है, फिक्स वॉल।
अभी तक हमने इसमें केवल इस तरीके से एक स्प्रिंग कनेक्ट की थी और हम सारी एनालिसिस कर रहे थे। ठीक है। नाउ सपोज अब ऐसी एक स्प्रिंग नहीं है हमारे पास, सेम टाइप की तीन स्प्रिंग है। इस तरीके से हमने कनेक्ट कर दिया, और ये कितनी भी हो सकती है, अभी हमने तीन करी है। ठीक है। और ये तीनों एक साथ कनेक्टेड है, मतलब बेसिकली अब मैं एक्सपैंड अगर मैं कुछ करूंगा तो ये तीनों एक साथ मूव करेगी। अब सपोज मैंने इस पर एक एफ फोर्स लगाया, तो ये एफ फोर्स जो है ये तीनों पर लगेगा। ठीक है, इस तरीके से ये तीनों एक्सपैंड करेगी। ठीक है। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K3। लेकिन अब हमने इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया और अब हम इस पर ये एफ लगा रहे हैं। तो बेसिकली इस पर जो फोर्स लगेगा, स्प्रिंग फोर्स, वो होगा K1x, एक्सपैंड अगर हम करना चाहेंगे तो। इस पर जो लगेगा वो होगा K2x, क्योंकि एक्सपेंशन तो सेम ही होगा ना, यहाँ से एक्सपैंड होगी तब कुछ एक्स एक्सपैंड होती है तो तीनों सेम ही एक्सपैंड होगी। और इस पर लगेगा K3x। तो F की वैल्यू आ जाएगी K1x प्लस K2x प्लस K3x, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू एक्स। ये F की वैल्यू हो जाएगी। अब सपोज इस तरह के पूरे सिस्टम को मैं एक इक्विवेलेंट सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, जैसे ये के वॉल जो हमें पता है, जिसमें केवल एक स्प्रिंग लगी हो और इसका कुछ हमने के इफेक्टिव बोल दिया, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट। और यही सेम इस पर सेम सिचुएशन है, वही एफ फोर्स हम लगा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हम एफ को लिख सकते हैं के इफेक्टिव इंटू एक्स। ठीक है। अब जरा इक्वेट कर दो इन दोनों को। यहां से तुम लिखोगे के इफेक्टिव इंटू एक्स इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू एक्स। एक्स और एक्स काट दो, तो यहाँ से तुम्हें के इफेक्टिव मिल जाएगा K1 प्लस K2 प्लस K3। ये हो जाएगा। तो बेसिकली इस तरह के पैरेलल कॉम्बिनेशन को तुम एक सिंपल एक स्प्रिंग से रिप्लेस कर सकते हो। इसका के इफेक्टिव होगा, इसका 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 तीनों का सम कर दो स्प्रिंग कांस्टेंट, तो वो हो जाएगा। इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया, तो इस तरीके का पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। सिमिलर टाइप की चीज तुमने रेजिस्टेंस में देखी होगी, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक में रेजिस्टेंस पढ़ोगे, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल रहा हूँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब रेजिस्टेंस वगैरह पढ़ोगे, अगर टेंथ में पढ़ा है तो टेंथ में भी देखा होगा शायद। तो वहां पर भी इसी तरह का होता है, बट उसमें बस सीरीज और पैरेलल उल्टा होता है, जो स्प्रिंग में दिख रहा है इससे उल्टा टाइप का रिजल्ट आता है। बट अभी उससे कोई मतलब नहीं है तुम्हें अभी इससे ध्यान देना है। तो यही है कि इस तरीके से हम लिखेंगे कि इस फोर्स को हम कैसे लिखेंगे, K1x प्लस K2x प्लस K3x, और वही के इफेक्टिव एक्स के बराबर होगा, जिससे तुम्हारा के इफेक्टिव K1 प्लस K2 प्लस K3 आ जाएगा। ठीक है। अगला है तुम्हारा सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हेड जा सकते हो सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन को समझते हैं। तो इसमें क्या होगा बेसिकली, ये है तुम्हारी वॉल। ठीक है। इस पर एक स्प्रिंग लगी है, फिर उसके आगे एक और स्प्रिंग लगी है, और उसके आगे फिर एक और स्प्रिंग लगी है। और इस पूरे के पूरे सिस्टम को हम आगे कुछ एफ फोर्स से खींच रहे हैं। ठीक है। अब होगा क्या, जब इसको खींचोगे तो सपोज इसमें कुछ एक्सपेंशन आएगा x1, इसमें कुछ आएगा x2, और इसमें कुछ आएगा x3, तीनों में कुछ कुछ एक्सपेंशन आएगा। ठीक है। अब हमने करना क्या है, इसकी जगह हमें एक स्प्रिंग चाहिए, फिर वही चीज है ना, जिसका के इफेक्टिव हो और वही हमने एफ फोर्स लगाया हो। तो अब ध्यान देने वाली बात क्या है, कि जो इस इफेक्टिव वाले स्प्रिंग में एक्सपेंशन होगा वो कितना होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, है ना। ठीक है। तो एक चीज हमें समझ में आ गई कि जो x है, बेसिकली ठीक है, ये हो गया। ठीक है। तो f जो होगा तुम्हारा वो होगा k इफेक्टिव x1 प्लस x2 प्लस x3। और f जो है, इसके अलावा यहां से लिख सकते हो, इसका सपोज K1 था, इसका K2 होगा, इसका K3 होगा, तो एफ K1x1 इक्वल टू K2x2 इक्वल टू K3x3, ये तीनों के भी बराबर होगा। तो K1x1 इक्वल टू K2x2 इक्वल टू K3x3, ये मैंने कैसे लिखा है ये समझ लो। ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में, ये एफ है, यहाँ भी एफ है, यहाँ भी एफ है, यहाँ भी एफ है, यहाँ भी एफ है, और यहाँ भी एफ है, वही जिस तरीके से मैंने तो बताया था सपोर्ट और उस टाइप का। तो
इस वाली स्प्रिंग के लिए तुम सिंपली लिख सकते हो एफ इक्वल टू के एक्स के वन एक्स वन। इस वाले के लिख सकते हो ये एक सपोर्ट और एक रीडिंग का काम करेगी, तो के वन के टू एक्स टू, और यहाँ पर भी वही के थ्री एक्स थ्री। तो एफ इक्वल टू के वन एक्स वन इक्वल टू के टू एक्स टू इक्वल टू के थ्री एक्स थ्री, ये कैसे लिखा है समझ में आ गया होगा। फिर ये जो है हमने इसको रिप्लेस करके एक स्प्रिंग बनाई, तो उस एक स्प्रिंग में एक्सपेंशन कितना आना चाहिए जितना इसमें आया है। अगर इसमें टोटल एक्सपेंशन एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री आया, तो इसमें भी वही आना चाहिए। तो के इफेक्टिव एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री, ये हो गया। कर दो भाई इक्वेट। तो यहाँ से एक काम करो ना, ठीक है, ओके। तो एक्स वन की वैल्यू लिख सकता हूँ मैं एफ बाई के वन। सिमिलरली एक्स टू की वैल्यू लिख सकता हूँ मैं एफ बाई के टू, और एक्स थ्री की वैल्यू लिख सकता हूँ एफ बाई के थ्री, ठीक है। जरा ये वैल्यूज को इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो। तो करो भाई, एफ इक्वल टू के इफेक्टिव, है ना, इंटू ये एक्स वन की वैल्यू मैं यहाँ से रख रहा हूँ एफ बाई के वन, प्लस एक्स टू की वैल्यू मैं रख रहा हूँ एफ बाई के टू, प्लस एक्स थ्री की वैल्यू मैं रख रहा हूँ एफ बाई के थ्री, ठीक है। एफ 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 कैंसिल आउट हो जाएंगे पूरे, और इसके इफेक्टिव को मैं इधर ले आता हूँ। मैं यहाँ से बोल देता हूँ वन बाई के इफेक्टिव इज इक्वल टू वन बाई के वन प्लस वन बाई के टू प्लस वन बाई के थ्री, ठीक है। ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्ट। तो अगर मैं इसकी जगह एक स्प्रिंग लगाना चाहता हूँ इन तीनों के सीरीज कॉम्बिनेशन की जगह, तो उसका के इफेक्टिव मैं ऐसे लिख सकता हूँ वन बाई के इफेक्टिव इक्वल टू वन बाई के वन प्लस वन बाई के टू प्लस वन बाई के थ्री, ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। और इस टाइप का रिजल्ट तुम्हें रजिस्टर्स में पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में देखने को मिलता है। ये कैसे आया है मैंने तुम्हें पूरा समझा दिया है ऊपर। तो अब ये तो हमने तीन के लिए लिखा, इसको तुम जनरलाइज भी लिख सकते हो। तो जनरल रिजल्ट मैं लिख दे रहा हूँ एक बार फाइनली। तो पहले पैरेलल के लिए लिख देता हूँ। पैरेलल के लिए तुम लिख सकते हो कि के इफेक्टिव इक्वल टू के वन प्लस के टू प्लस एंड सो ऑन प्लस के एन जितने भी हो, ठीक है। फिर सीरीज के लिए लिख देता हूँ। सीरीज के लिए तुम लिख सकते हो वन बाई के इफेक्टिव इज इक्वल टू वन बाई के वन प्लस वन बाई के टू प्लस एंड सो ऑन प्लस वन बाई के एन जितने भी, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस तरीके से सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। इसकी थ्योरी यहाँ पर खत्म होती है, इसके बारे में कोई थ्योरी नहीं है। बाकी इसका थोड़ा बहुत एप्लीकेशन है, तो एक दो क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद आज की क्लास को एड करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो एक क्वेश्चन पहले लो, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से करा रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन, इस तरीके का एक इंक्लाइंड प्लेन गिवन है, ये फिक्स्ड है, इस पर ये इस तरीके से एक स्प्रिंग लगी है। ये 4 kg का एक ब्लॉक है, ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। और इस सरफेस का जो के है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट वो है तुम्हारा 200 न्यूटन पर मीटर। तो इसमें दो पार्ट है, पहले फर्स्ट पार्ट लिखता हूँ। फर्स्ट पार्ट कह रहा है इन शोन फिगर द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग व्हेन ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग व्हेन द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। जब ब्लॉक इक्विलिब्रियम में होगा तो एक्सटेंशन कितना होगा, ठीक है। ठीक है। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में बोल रहा है वन थर्ड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज कट, वन थर्ड length of the spring is cut and that part is removed. The remaining two-third length of spring is used
टू होल्ड द ब्लॉक और इन टू होल्ड द ब्लॉक सिमिलरली, जैसा ऊपर के फिगर में है। टू होल्ड द ब्लॉक सिमिलरली, बेसिकली लेंथ को टू थर्ड कर दिया। देन एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग व्हील। ओके, एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग क्या होगा ये पूछा। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहला पहला पार्ट बहुत ईजी है, द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग, ठीक है। एफबीडी बनाते हैं। इस पर एक लगेगा एम जी कॉस थीटा। तो 40, जी को मैं यहाँ पे 10 ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। cos 30, cos 30 यानी कि √3/, ठीक है। इससे अपने को मतलब नहीं है। और इधर लगेगा 40 × 1/2 mg sin 60, mg sin 30, इस तरीके से। तो ये 40 × 1/, ठीक है। तो बेसिकली ये जो टेंशन यहाँ पर जो फोर्स आएगा, बेसिकली ये जो लोड पे फोर्स है, बेसिकली अगर मैं स्प्रिंग की बात करूँ, अगर मैं स्प्रिंग को केवल यहाँ पे बना रहा हूँ, तो स्प्रिंग पर फोर्स कितना लग रहा है, ये 40 × 1/2 यानी कि 20 न्यूटन। तो बस सिंपली लिख दो यार, 20 = kx, 20 = kx। तो 20 = k की वैल्यू दी हुई थी क्या? ओ सॉरी, ये मैंने फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बोल दिया था क्या? सॉरी, फ्रिक्शन नहीं है ये, के जो है ये बेसिकली इसका है, न्यूटन पर मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट तो 200 हो जाएगा। तो ये हो गया =200x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/10, यानी कि 0.1 मीटर, ठीक है। ये तो बहुत ईजी था। सेकेंड पार्ट है, बोल रहा है ये जो स्प्रिंग है इसको हमने कट कर दिया और इसके दो पार्ट कर दिए। एक इसका 1/3 लेंथ हो गया, जैसे अगर इसकी लेंथ L थी तो ये L/3, और एक हो गई ये 2L/3, ठीक है। ओके, और इसका स्प्रिंग कोएफिशिएंट सपोज के था, स्प्रिंग कांस्टेंट। अब अगर हम फॉर सेम फोर्स बात कर रहे हैं, जब हमने ऐसा कर दिया तो इसका तो जो ये होगा, है ना, सपोज इसका K1 हो गया ये, है ना, और ये K2 हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो, अगर इसकी लेंथ मैं L2 बोल रहा हूँ, तो L2 अगर 12/3 है, तो K2 जो हो जाएगा वो इसका रेसिप्रोकल बेसिकली 3K/2 हो जाएगा। ये हमने देखा भी था कि इनवर्सली वैरी करता है ना। बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इन दोनों स्प्रिंग्स के लिए मैं लिख रहा हूँ कि K/L = K2/L2। तो K/K2, हाँ, =L/L2, यही लिखा है। तो यहीं से ये निकल करके आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये चीज आ गई, तो K2 तुम्हारा 3K/2 हो जाएगा। अब सिचुएशन कैसी हो गई, स्प्रिंग लिख रहा हूँ, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 3K/2, ठीक है। यहाँ पर फोर्स जो थी वो तो वही रहेगी, 20 न्यूटन, जो इस पे फोर्स थी। तो मैं 20 को लिख सकता हूँ 3K/2, यानी कि 3/2 इंटू के की वैल्यू कहती है 200। और अब इसका एक्सपेंशन को मैंने बोल दिया x2। ये x2 तुमसे पूछा है, तो ये हो जाएगा बेसिकली 20 × 2/200 × 3, यानी कि 1/15 मीटर। तो ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो यार इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसमें और कुछ खास नहीं है। एक जेई एडवांस का वीवाईक्यू है, वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद एंड करेंगे। तो एक मिनट। रिसेंट टाइम्स में तो इससे शायद क्वेश्चन आया भी डायरेक्टली नहीं है। एक क्वेश्चन है बट उसमें थोड़ा सा वो मल्टी करेक्ट में आया था, तो उसमें एनर्जी वगैरह भी यूज होगी। तो मैं सोच रहा हूँ जब वो मैं वर्क एनर्जी पावर बढ़ा दूंगा उसके बाद कराऊंगा, अच्छा क्वेश्चन है वो भी। बाकी उससे पहले एक बहुत पहले क्वेश्चन आया था स्प्रिंग पर एडवांस में, तो वो क्वेश्चन हम कर लेते हैं। हाँ, बहुत ही बेसिकली इजी क्वेश्चन, तो ज्यादा कुछ है नहीं। तो क्वेश्चन तुम्हारा कुछ इस टाइप का है, टू ब्लॉक्स, एक मिनट पहले लिख दूं इसे कब का है।
ये बेसिकली क्वेश्चन है तुम्हारा जेई एडवांस 2006 का। जेई एडवांस 2006 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, जैसे बोल रहा है टू ब्लॉक्स ए एंड बी of masses 2m and small m of masses 2m and small m, ठीक है, respectively are connected by a massless and inextensible string, respectively are connected by a massless inextensible string. The whole system is suspended by the whole system is suspended by the whole system is suspended by a massless spring as shown in figure. फिगर अभी मैं बना रहा हूँ। massless spring as shown in figure. The magnitude of acceleration of A and B, the magnitude of acceleration of A and B immediately after the string is cut are respectively immediately ठीक है। तो पहले मैं जरा विद रिस्पेक्ट विल बी रिस्पेक्टिव विल रिस्पेक्टिवली भी, ठीक है, रिस्पेक्टिवली मतलब पहले ए का फिर बी का। ठीक है, मैं फिगर बना लेता हूँ। तो फिगर तुम्हारा कुछ इस टाइप का है। ये स्प्रिंग है, ठीक है, इसमें ये एक 2m मास का ब्लॉक लगाया है जो ए है, फिर एक m मास का ब्लॉक लगाया है जो कि बी है। ठीक है, इस तरीके से जैसे ही हम इसको कट करेंगे स्प्रिंग को, तो हमें बताना है कि ए और बी का एक्सेलरेशन क्या क्या होगा। तुम्हारे ऑप्शन है, ए ऑप्शन हमारा g/2, बी ऑप्शन g/2, सी ऑप्शन g, और डी ऑप्शन g/2, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या कह रहा है, फिर से देखते हैं। टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ masses 2m and small m, ठीक है, आर respectively are connected by a massless inextensible string. The whole system is suspended by a massless spring. ठीक है, तो ये बेसिकली स्प्रिंग की बात कर रहा है। द मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये है द होल सिस्टम इज सस्पेंडेड बाय अ massless spring as shown figure. The magnitude of acceleration of A and B immediately after the spring is cut. तो अगर हम स्प्रिंग को काट दें तो क्या होगा, ठीक है, नहीं काटते हैं तो क्या होगा। ये एक mg है इसके पास, ये है टेंशन, ये है टेंशन, इसके अलावा इसके पास है 2mg, और यहाँ पर इसके पास है स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, जैसे ही काटोगे ये टेंशन पिक्चर से चला जाएगा। ठीक है, ये टेंशन खत्म। तो टेंशन के जाते ही ये टेंशन हम हटा देते हैं इस तरीके से काटते ही। तो इसका तो सिमिलरली दिख ही गया सीधे सीधे कि ये तो फ्री फॉल करेगा, फिर ये जब कट गया तो केवल इसमें एक यही जी एक्सेलरेशन होगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गए, ए और डी। अब रही बात इसकी, तो इसका क्या होगा। तो जब तक स्प्रिंग नहीं कटी थी, है ना, तब तक तुम अगर एफ एस लिखना चाहो, क्योंकि जैसे ये काट दोगे ना, तो इस पर नेट फोर्स, ये जो 2m वाला ब्लॉक है, इस पर जो नेट फोर्स होगा वो नीचे की तरफ होगा,
जो कि होगा तुम्हारा 2 mg माइनस एफ स्प्रिंग। ठीक है, तो एक्सेलरेशन तुम्हारा इसका हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2m, तो ये हो जाएगा g माइनस एफ एस बाई 2g। ये हो जाएगा तुम्हारा एक्सेलरेशन। ठीक है, तो पहली बात यहाँ से ही तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है कि जी से तो कम ही होगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स कुछ ना कुछ तो होगा, वो जीरो नहीं होगा। तो ऑप्शन तुम्हारा सीधे सीधे दिख जाता है कि बी ऑप्शन एकदम सही है, तो जी से कम है g/2, ये तो नहीं हो सकता। बट इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट करोगे। तो देखो, जब ये कट नहीं किया था तो हम लिख सकते हैं नीचे वाले के लिए टी इक्वल टू एम जी। ठीक है, जब कट नहीं किया था उसके लिए तब तो यहाँ पर एक टी था ना। ठीक है, और इस वाले के लिए लिख सकते हैं 2 mg माइनस 2 mg प्लस टी इक्वल टू एफ एस। 2 mg प्लस टी इक्वल टू एफ एस। ठीक है, ये हो गया। ये सही लिखा है ना मैंने? क्योंकि नीचे की तरफ टेंशन होगी। ठीक है, तो इन दोनों को जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ से यहाँ, है ना, तो तुम ये लिख सकते हो यहाँ से यहाँ। ठीक है, ये टी की वैल्यू बेसिकली mg लिख देता हूँ, तो 2 mg प्लस mg इक्वल टू एफ एस। तो एफ एस की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 3 mg, है ना। इसको यहाँ पुट करोगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी g माइनस 3 mg भाई। ये बेसिकली मेरे को 2m करना था, ठीक है, बाई 2m। तो g माइनस 3g/2 इक्वल टू माइनस g/2। तो बेसिकली माइनस जी आ गया। इसका मतलब क्या है कि जब इसको कट करेंगे ना, जैसे ही इसको कट करेंगे यहाँ से, तो ये तो नीचे की तरफ भागेगा जी से, बट ये ऊपर की तरफ भागेगा g/2 से। ठीक है, क्योंकि ये माइनस में आया है। तो हमें बेसिकली मैग्नीट्यूड पूछा था, तो उससे हमें मतलब नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ से एक चीज और पता चली। जो हम कह रहे थे ना सीधे सीधे ये ऑप्शन कट गया, ये नहीं कर सकते। मान लो अगर ये कुछ ऐसा आ जाता कि ऊपर की तरफ g/2 आ जाता, तो यहाँ पर अगर इसकी जगह एफ एस तुम्हारा 3 mg/2 के बजाय, सॉरी 3 mg के बजाय 4 mg अगर आ जाता ना, तो ये g माइनस 2g हो जाता और माइनस जी आ जाता, तो मैग्नीट्यूड तब भी जी रहता। तो ये चीज हमारे थोड़ा सा सोचना गलत था, तो यहाँ पर हमें एलिमिनेट नहीं कर सकते। ये चीज ध्यान रखिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन साफ साफ बोला है, एडवांस ऐसे बताता है। ये देखो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन बोल दिया, तो मैग्नीट्यूड तो कोई जरूरी नहीं ना कि नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ ही होता है, जैसे इसमें आया ही कि ऊपर की तरफ g/2 आ रहा है। ठीक है, तो यही था, इसी टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो इससे ज्यादा कुछ और बचता नहीं है स्प्रिंग में। इसका एक अच्छा क्वेश्चन एडवांस का 2019 का है, ठीक है, बट वो क्योंकि मल्टी कैरेक्टर है, उसमें स्प्रिंग एनर्जी वगैरह का भी यूज है, तो वो जब मैं पढ़ा दूंगा तो उसके बाद बताऊंगा। और बाकी एरोडोम में ऐसा इसके कुछ खास क्वेश्चन, एरोडोम में इसके क्वेश्चन है ही नहीं, तुम जाके खुद देख सकते हो। तो स्प्रिंग फोर्स के नहीं है, स्प्रिंग के क्वेश्चन हैं, वो आगे आएंगे जब वर्क एनर्जी भी हम पढ़ लेंगे तब। ठीक है, तो आई होप तुम्हें जितना बताया तुम्हें समझ में आया। अगर कोई भी डाउट हो तुम वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, और साथ में टाइम स्टैम्प डाल देना कि किस पॉइंट पे तुम्हें डाउट आया था। तो अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडीइंग। बाय।